हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लैक बुक्स का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपको डिस्कस करने वाले हैं सीट नंबर 2 28 दिसंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में। इसी चीज़ को आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम जो है वो काफ़ी कम है और हमारे एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। तो चलेंगे फटाफट हम अपना जो आज का सीरीज़ है वो शुरू करते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ओपन हो चुका है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, यानी आपके परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आपको वो एक करेक्ट है। तो यहाँ से जो बड़ी आंत है वो हमारे परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस खालिस्तान का कार्यक्रम है, यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस जो है किसका कार्यक्रम है, तो यूरोपीय संघ का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन खालिस्तान की मुद्रा है, यानी एन कहाँ की मुद्रा है, तो जापान की। और ये सवाल दोस्तों कई बार आ चुके हैं, एसपीडी जो बच्चे पढ़ते होंगे उसमें भी ये सवाल पहले भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। एम.एन. रॉय साहब ने। ये भी काफ़ी बार आपके सवाल आ चुके हैं। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ जीवन मौजूद है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो उस स्थान को जैवमंडल कहा जाता है। यानी सिर्फ आप ये याद रखेंगे जहाँ जीवन मौजूद है जिस मंडल पे, उस मंडल को जैवमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। इससे करेक्ट आंसर है ग्रैमी पुरस्कार। और ये भी क्वेश्चंस कई बार आपको विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये भी कई बार रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयल के नियम के अनुसार, यानी बॉयल के नियमानुसार। क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में। और ये दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपके पूछे गए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जन शिक्षण संस्थान, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है। इसे करेक्ट आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। आज का अगला जो सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ये एक सेट में मुझे हाल ही में देखने को मिले थे, टेक्स्ट बुक के सेट में। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है वो कार्ल लिनियस साहब को कहा जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपसे है खालिस्तान प्रसिद्ध संतूर वादक है, यानी 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संतूर वादक जो हैं उन्हें आप टिक आउट करें। तो शिव कुमार शर्मा ये आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद हैं। यहाँ से जो आपके करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में आपका विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार आपसे पूछे गए हैं कि गोल गुंबद जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो कर्नाटका स्टेट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है आपसे मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह जो है वो 1921 से लेकर 1922 तक हुआ था। राइट, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 16 में 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। गली बॉय। और ये उस टाइम का ये आपका करेंट अफेयर था, तो आप इसे अब ना भी याद करेंगे तो भी कोई आपका इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके करेंट अफेयर से सवाल थे, तो ये आपके एक्सपायर हो चुके हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जिसे नरसंहार के रूप में हम जानते हैं, उस समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। फिर आपसे ये सवाल भी काफ़ी बार पूछे गए हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कह रहा है खालिस्तान परियोजना उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है? ऑप्शन आप देख लेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, या इसे कह सकते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये आपके कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे दोस्तों, ये कई बार विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए, इसीलिए मैं ये सीरीज़ आपको लेकर आया हूँ। ज़रा सा भी आप किसी सवाल को मिस करते हैं तो हो सके आप अपने एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन का नंबर आप खो दें। फिर आपसे कह रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी आपके कई बार से आए हैं। ठीक है, अभी हम बोल रहे तो आपको ये चीज़ें मजाक लग रही होगी, लेकिन कभी भी आप सीट मारेंगे या फिर किसी एग्ज़ाम्स को देंगे तो ये सारे का सवाल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको मेरी बात बिल्कुल सही लगेगी। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी जिसे NNP के रूप में जानते हैं, कहा जा रहा है कि क्या है? तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूलधराश या डिप्रिसिएशन, यानी NNP का फार्मूला है GNP माइनस मूलधराश, और ये भी 2 बार सवाल में पूछे गए हैं अभी तक NTPC के, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये जो सवाल है वो आपका इकोनॉमिक्स के सवाल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं BARC, कहाँ स्थित है? यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में स्थित है। बढ़ेंगे आज की क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट प्रोसेस, यानी कंप्यूटर में जो भी चीज़ होता है उसे हम बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस। 24 नंबर सवाल आपसे कह रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला। ये भी आपके कई बार सवाल में आए कि सिराजुद्दौला ने कौन सा युद्ध लड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ? तो वो लड़ा था प्लासी का युद्ध। ये आपको इसी फॉर्मेट में पूछ रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये थे सिराजुद्दौला। आगे है 25 नंबर सवाल। यहाँ से आपसे कहा जा रहा है सूर्य की चमकती हुई सतह को कहा जाता है, यानी सूर्य का जो बाहरी सतह होता है जो चमकता हुआ दिखता है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रभा मंडल। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे, ये भी सवाल 2 बार से आपके दिए गए, एक बार मुझे किसी टेस्ट में ये मिले हैं। यहाँ से कह रहा है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो पहली बार जो मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में जो तिरंगा झंडा फहराया था उस झंडे को ब्रिटिश सरकार से चोरी छिपे कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्रिक ने लाया था जो झंडा फहराया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ये याद रखेंगे। फिर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? ये है आपका पी-रोम। पी-रोम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, राइट। बढ़ेंगे आगे 29 सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। ये भी आपके कई बार सवाल में आए हैं। अगर सिर्फ आपसे ये कह दे कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है, यानी संचार वर्ड नहीं लगाएगा। यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ आपसे कह दे कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाता है आर्यभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्यभट्ट। लेकिन अगर कह दे कि पहला भारतीय संचार उपग्रह, यानी इसमें एक वर्ड लगा दे संचार, तो वो क्या हो जाता है कि
पहला भारतीय संचार उपग्रह जो है वो एप्पल है। यानी अगर एक वर्ड यहाँ से हटा दे संचार तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आर्यभट्ट। लेकिन अगर संचार उपग्रह की बात कर ले तो वो था हमारा एप्पल। इसलिए ये सवाल को आपको कई बार पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़न के लिए। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30, खाली स्थान अदिश राशि है। कह रहा नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से अदिश राशि को पहचाने, तो वहाँ पे आपको एक द्रव्यमान का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी द्रव्यमान जो है वो आपका एक अदिश राशि है। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा है भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। यानी हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। यानी सेब से संबंधित रोग क्या है, तो सेब से रिलेटेड जो भी रोग होता है उसे क्या कहते हैं, फायर ब्लाइट। याद रखेंगे इस सवाल को। फिर आपसे कह रहा है 38 में सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो N से हो जाता है नेटवर्क, I से हो जाता है इंटरफेस और U से हो जाता है यूनिट। यानी NIU का फुल फॉर्म हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। किस में, तो सूचना प्रौद्योगिकी में। आगे देखेंगे सवाल नंबर 39, इसमें कह रहा है 2020 आर्थिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किससे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। तो रॉबर्ट D. विल्सन। ये उस टाइम के आपके करेंट अफेयर थे, तो आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। फिर आपका है आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये काफ़ी बार ये भी पूछे गए कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था। 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में ही भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का सीरीज़ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग इसे रिवीजन करेंगे और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं NTPC या ग्रुप D या फिर LDC, इसमें आपको इस सवाल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप इसका सही से रिवीजन करते हैं तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।